Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 12. So today's topic is Reserve Bank of India Act 1934 Chapter 3rd. तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने अपना जो आरबीआई एक्ट है जिसका जो चैप्टर 3rd था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अपने चैप्टर 3rd को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज हमें क्या डिस्कस करना है, सर्टेन बैंक नोट्स टू सीज टू बी लीगल टेंडर, ठीक है। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो लीगल टेंडर मनी है वो क्या होती है, ठीक है। लीगल टेंडर मनी क्या होती है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कुछ ऐसी जो है बैंक नोट्स हैं जिनको क्या कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है क्या, एज अ लीगल टेंडर मनी, ठीक है। सो notwithstanding anything contained in section 26, no bank note of the denominational value of 5,500 rupees, 1,000 rupees or 10,000 rupees issued before the 13th day of January 1946 shall be legal tender in payment or on account for the amount expressed therein. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, री इशू ऑफ नोट्स है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, री इशू ऑफ नोट्स की। आपके जो नोट्स हैं उनको री इशू कब किया जाता है, तो द बैंक शैल नॉट री इशू बैंक नोट्स विच आर टॉर्न, डिफेस्ड और एक्सेसिवली स्पॉइल्ड है, ठीक है। तो ऐसे बैंक जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए होते हैं, बहुत बुरी तरह से स्पॉइल्ड हो गए होते हैं, डिफेस्ड हो गए होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ख़राब हो गए होते हैं, वो बिल्कुल भी जो है उनकी हालत होती है वो सर्कुलेट करने लायक नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि जो नोट्स होते हैं वो बहुत कट फट गए होते हैं, ठीक है। एंड उनका जिनका जो जो क्या कहते हैं जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा घिस गया होता है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा डीफेस्ड हो चुकी होती है। तो जो ऐसे नोट्स होते हैं बैंक उन्हें वापस से री इशूज़ नहीं करता है, ठीक है। वो क्या कर देता है, उन्हें वापस से री इशू नहीं करता है, उसे वो सर्कुलेशन से हटा देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, रिकवरी ऑफ नोट्स लॉस्ट, स्टोलन, मटिलेटेड और इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो जो आपके कौन से ऐसे ऐसे नोट्स जो कि क्या हो गए हैं, जो कि लॉस्ट हो गए हों या फिर स्टोल हो गए हों, चुरा लिए गए हों, ठीक है, या इम्परफेक्ट हों, उनकी रिकवरी कैसे होती है, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी इनैक्टमेंट और रूल ऑफ लॉ टू द कॉन्ट्रेरी, no person shall of right be entitled to recover from the central government or the bank the value of any lost, stolen, mutilated or imperfect currency note of the government of India और बैंक नोट है, ठीक है। तो क्या है, अब जो हमारी बात कर रहे हैं किसकी, आपकी जो ये बात हो रही है रिकवरी और नोट जो कि खो गए हों या फिर चोरी हो गए हों या फिर इम्परफेक्ट हों, ठीक है। तो क्या उनके रिकवरी हो सकती है, ठीक। तो ये बोला गया है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कहीं पे, ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति वो क्या है, उसके पास राइट नहीं है कि वो क्या है, अगर उसकी नोट्स खो जाती हैं या फिर चोरी हो जाती हैं तो वो जा करके उसे सेंट्रल बैंक से रिकवरी करवाए, ठीक है। ऐसा राइट किसी के पास नहीं है। अगर आपकी नोट खो जाती हैं या फिर चोरी हो जाती हैं या फिर इम्परफेक्ट मीन्स फट कट जाती हैं, ठीक है, तो आपको उसका बर्डन खुद ही झेलना है, आप उसकी रिकवरी नहीं करा सकते हैं। ऐसा रिकवरी का राइट किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो रूल है वो किसी भी पर्सन को ये राइट नहीं देता है कि वो जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करें, अपने स्टोलन नोट्स या फिर इम्परफेक्ट नोट्स या लॉस्ट नोट्स का क्या करें, रिकवरी करवा सके, ठीक है। तो किसी के पास भी ये राइट नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, दैट इज इशू ऑफ स्पेशल बैंक नोट्स एंड स्पेशल 1 रुपी नोट्स इन सर्टेन केसेज है। So for the purpose of controlling the circulation of bank notes without India, the bank may, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, issue bank notes of such design, form and material as may be approved under subsection 3 of the denominational values of 500 rupees, 10 rupees,
सॉरी 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो अगर जो बैंक नोट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, सर्कुलेशन में जो बैंक नोट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि जो इसमें प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग, जो सब सेक्शन 3 है उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग उस डिज़ाइन और उस फॉर्म में क्या है, जो बैंक हैं वो 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उन्हें इशू कर सकते हैं। For the purpose of controlling the circulation of Government of India 1 rupee notes without the permission of India, the central government may, notwithstanding anything contained in any other provision of this Act or in the Currency Ordinance 1944 or 1940, issue Government of India notes of denominational value of 1 rupee of such design, फॉर्म एंड मटेरियल एज मे बी अडॉप्टेड अंडर सब सेक्शन 3 है, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है 5 रुपी, 10 रुपी एंड 100 रुपी का नोट इशू हो सकता है, वैसे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो क्या है जो सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर सकती है, वो 1 रुपी का नोट जो है वो इशू कर सकती है। The design, form and material of the special bank notes shall be such as may be approved by central government after consideration of the recommendations made by the governor, and of the special 1 rupee notes shall be such as the central government may think fit to adopt है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, इससे पहले जब हम लोगों ने डिज़ाइन एंड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, तो जो नॉर्मल नोट्स होते थे उनकी अगर हम डिज़ाइन एंड फॉर्म की बात करें तो उन्हें कौन जो है अप्रूव कर रहा था, उन्हें अप्रूव तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, बट किसके रिकमेंडेशन पे कर रही थी, जो आपके सेंट्रल बोर्ड होते थे, ठीक है। जो RBI के सेंट्रल बोर्ड होते थे वो जो भी रिकमेंड करते थे उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या होती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रूव करते थे क्या, नोट्स के डिज़ाइन एंड ऑल। बट क्या हुआ कि इस बार की अगर हम अभी अगर इसमें बात करें जो स्पेशल नोट्स की है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपी का नोट क्या करती है, वो जो है अगर इशू करना चाह रही होती है, तो इस केस में जो डिज़ाइन एंड फॉर्म है वो कौन आपका जो है वो करता है, कौन अप्रूव करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है, बट किसके रिकमेंडेशन पे, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्पेशल रुपी नोट्स की बात हो रही है तो कौन रिकमेंड करता है, गवर्नर रिकमेंड करती है। और अगर क्या है, अगर जो है नॉर्मल नोट्स की हम बात करें तो रिकमेंडेशन कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड करती है डिज़ाइन की, ठीक है। और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है उन्हीं नोट्स को वो क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी जिसको वो क्या मानती है, फिट मानेगी, ठीक है। So neither the special bank notes nor the special 1 rupee notes shall be legal tender in India, ठीक है। ना तो स्पेशल बैंक नोट्स है और ना ही स्पेशल 1 रुपी नोट्स, ठीक है। चाहे वो बैंक नोट हो और चाहे वो 1 रुपी नोट हो, अगर वो स्पेशल है तो वो क्या है, वो लीगल टेंडर नहीं मानी जाती है इंडिया में, ठीक है, वो लीगल टेंडर नहीं होगी। So the special 1 rupee note shall be deemed to be included in the expression rupee coin फॉर ऑल द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। क्या है आपका जो स्पेशल 1 रुपी नोट है उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, आपका रुपी कॉइन में इंक्लूड किया जाता है, फॉर ऑल द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट सेक्शन 39, ठीक है। जो सेक्शन 39 है उसके अलावा, बट शैल बी डीम्ड नॉट बी अ करेंसी नोट फॉर एनी ऑफ द पर्पज ऑफ दिस एक्ट है, लेकिन आप क्या है उसको एज अ करेंसी नोट कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। रुपी कॉइन कंसीडर करते हैं पर करेंसी नोट की तरह उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। So, where a special banknote is on its face expressed to be payable at a specified office or branch of the bank, the obligation imposed by Section 39 shall be only on the specified office or branch, and further shall be subject to such regulations as may be made under this section. The bank may, with the previous sanction of central government, make regulations to provide for all matters for which provision is necessary or convenient for the purpose of giving effect to provisions of this section, and in particular the manner in which and the condition or limitation subject to which है। तो क्या क्या limitations हैं देखें हम। So bank notes
and 1 rupee notes in circulation in any country outside India may be replaced by special notes issued under this section sector है, ठीक है। तो जो बैंक नोट्स हैं एंड 1 रुपी नोट्स हैं, ठीक है, सर्कुलेशन में किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है, जो बैंक नोट्स हैं एंड वो 1 रुपी नोट्स हैं वो मे बी रिप्लेस हो सकती हैं, वो रिप्लेस हो सकती हैं किसके थ्रू, स्पेशल नोट्स के थ्रू, ठीक है। तो दूसरा हम देखें, एनी सच स्पेशल नोट्स में बी एक्सचेंज फॉर एनी अदर बैंक नोट्स और 1 रुपी नोट्स है। तो कोई भी स्पेशल नोट जो है वो एक्सचेंज हो सकती है किसमें, किसी भी अदर नोट से और किसी भी 1 रुपी नोट से। सो बैंक एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी ऑन बैंक्स नोट है। तो द बैंक शैल नॉट बी लाइबल to the payment of any stamp duty under the Indian Stamp Act 1899 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक नोट्स इशूड बाय इट है, ठीक है। तो जो बैंक नोट क्या है इशूड होते हैं किसके थ्रू, जो है बैंक के थ्रू, ठीक है, आरबीआई के थ्रू, तो उस पर वो क्या है वो स्टैम्प लगाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब उसके लिए जो है कंपलसरी नहीं है क्या, स्टैम्प ड्यूटी पे करना, ठीक है। तो जो बैंक है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए लाइबल नहीं होती है। बट आपको क्या याद रखना है कि आपको जो स्टैम्प एक्ट है उसका याद रखना है, आपका स्टैम्प एक्ट क्या है 1899 है। नेक्स्ट देखिए हम, तुम्हारा क्या है, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सप्रेस्ड सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है। तो इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द बैंक फेल्स टू कैरी आउट एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the Gazette of India declare the central board to be suppressed है, ठीक है। तो अगर क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में जो आपका बैंक है दैट इज़ आरबीआई वो फेल हो जाता है अपनी कोई भी इनको जो भी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस दी गई हैं, अगर उन्हें कंप्लीट करने में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपका सेंट्रल बैंक है वो क्या है वो फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाता है, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वो जो है वो आपका जो क्या कहते हैं सेंट्रल बोर्ड है उसे क्या कर सकते हैं, सप्रेस्ड कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे, गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके। तो एंड देयर फॉर द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स ऑफ बैंक शैल बी इंटरेस्टेड टू सच एजेंसी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिटरमाइन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक के लिए क्या कर देगी, जिस भी एजेंसी को क्या करेगी जो है डिटरमाइन करेगी, वो क्या करेंगी जो है जितने भी सेंट्रल बैंक के तब तक सारे काम वो संभालेंगी। एंड सच एजेंसी में एक्सरसाइज द पावर्स एंड डू ऑल एक्ट्स एंड थिंग्स विच मे बी एक्सरसाइज्ड और डन बाय द सेंट्रल बोर्ड अंडर दिस एक्ट है, ठीक है। तो वो एजेंसी जिसको कि क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन करेगी पावर्स, वो सारे पावर्स को एक्सरसाइज कर पाएगी और वो सारे एक्ट्स को परफॉर्म कर पाएगी जो कि कौन करता था, नॉर्मली सेंट्रल बोर्ड करती थी। When the action is taken under this section, the central government shall cause a full report of the circumstances leading to such actions and of the action is taken to be laid before Parliament at the earliest possible opportunity and in any case within 3 months from the issue of the notification suppressing the board है, ठीक है। तो जब आपके क्या है, जब आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा एक्शन ले रहा होगा, ठीक है, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ एक्शन ले रहा है तो उन्हें वो फुल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वो सारे सिचुएशन कौन कौन से ऐसे सरकमस्टांसेस थे, कौन कौन से ऐसे रीजंस थे, उनकी सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ में क्या करना पड़ेगा कि उन्हें वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंट करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें क्या करनी पड़ेगी, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी।
एंड मैक्सिमम कितना 3 मंथ्स, ठीक है। तो जो आप जो उन्होंने नोटिफिकेशन जो है जब अपने गैजेट में दिया होगा उससे लेकर के 3 मंथ के अंदर अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जा कर के अपनी जो रिपोर्ट होगी वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि किस वजह से, किस रीज़न से उन्होंने क्या किया, ये एक्शन लिया है, ठीक है। ये जा कर के उन्हें उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें तो दैट इज़ इशू ऑफ डिमांड बिल्स एंड नोट्स। तो ये क्या होता है, तो नो पर्सन इन इंडिया अदर देन द बैंक और एज एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ड्रॉ accept, make or issue any bill of exchange, hundi, promissory note or engagement for the payment of money payable to bearer on demand, or borrow or owe or take up any sum or sum of money on the bills, hundis or notes payable to bearer on demand of any such person है। तो कोई भी पर्सन, ठीक है, इंडिया में क्या है, नो पर्सन इन इंडिया अदर दैन बैंक है, ठीक है। कोई भी पर्सन इंडिया में बैंक के अलावा, ठीक है, अगर अगर बैंक के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को भी ऑथराइज्ड किया है, ठीक है, किसी को भी ऑथराइज्ड किया है तब तो ठीक है। अदरवाइज़ इंडिया में कोई भी पर्सन बैंक के अलावा ना तो है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर सकता है, ना ही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और ना ही कोई बिल ऑफ एक्सचेंज और इन सबको इशू कर सकता है, ठीक है। तो राइट्स किसके पास में है, आपकी जो है वो बैंक के पास में है। So notwithstanding anything contained in the Negotiable Instrument Act 1881, no person in India other than the bank or as expressly authorized by this act, the central government shall make or issue any promissory note expressed to be payable to the bearer of the instrument है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है, आप चैप्टर 3 का। आई होप आप लोगों को जो है सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे एंड आपको सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी एंड आप लोग प्रॉपरली अपना जो है होमवर्क कर रहे होंगे। एंड और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है कि ऐसे बीच बीच से वीडियोस देखना स्टार्ट ना करके, अगर आप जो है स्टार्टिंग से वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि सारे चैप्टर्स क्या हैं, सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो क्या है एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। क्योंकि आप क्या होता है कि आपका जो टॉपिक होता है वो स्टार्टिंग से फिर चल रहा है और फिर वो क्या है कि वो कंटिन्यू होता है हर वीडियो में। तो अगर आप क्या करेंगे, बीच की वीडियोस को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे या फिर जो है एकदम से किसी बीच की वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देखिए एक एक करके, इस ऐसे स्किप कर करके ना देखिए, तो आपको इजीली समझ में आएगा। एंड आई होप आप लोग अपना लॉकडाउन अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ में अपनी स्टडी को भी एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप लोग टाइम पे अपना होमवर्क भी अपलोड कर रहे होंगे।